देखो इस चैप्टर 8 को तुम लोग के यहाँ ही वाले नोट्स ये एक ही फ़ोन में सर आप भी निकालो। तो ये टॉपिक इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई चैप्टर नंबर 8, ठीक है। इससे थ्योरी के चांस इतने ज़्यादा नहीं, बट इससे ना प्रैक्टिकल बन जाता है, सही है। और प्रैक्टिकल कैसा बनता है देखते चलना। इसमें शब्द लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, ये वाली बातचीत है। अब जब पिछले चैप्टर में उसने हमें दो शब्द पढ़ाए थे प्रॉपर तरीके से, एक एग्रीगेट डिमांड पढ़ाए थे, एक एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाया था, ठीक है। अब ये भी अपने आप में क्वेश्चन थे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये पढ़ा था। और एग्रीगेट सप्लाई क्या पढ़ा था, सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन और सेविंग। क्योंकि आप अपनी इनकम का जो एग्रीगेट सप्लाई है वही हमारी नेशनल इनकम होती है, वाई होती है। तो आप इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। और एग्रीगेट डिमांड मिलकर कौन करता है, या तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर कर देगा या फिर हमारा फर्म्स वगैरह कर देंगे जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के दम पे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल शब्द का इस्तेमाल तुम लोग जो चैप्टर नंबर 7 के प्रैक्टिकल्स हैं उसमें करने को मिल जाएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब वो 4 नंबर का क्वेश्चन देता है ना, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम करके ऐसे बोल देगा, और फिर वो वहाँ पे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आपस में ना मर्ज कर देते हैं। कैसे करते हैं नीचे बता दूंगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या है, जो वो कहता है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब है एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है उस टाइम पे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट माना जाता है वो अगर ऐसा है तो, बट स्टिल क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते रहते हैं तो ऐसा जनरली होता है नहीं, और नहीं होता तो फिर उसको करने के लिए उस पर काम किए जाते हैं। अगर जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है वो कब है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब आप डिमांड सप्लाई से ज़्यादा करोगे तो किसी भी चीज़ का स्वाभाविक है चीज़ का महंगा होना। सपोज करो हम 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और पीस से खरीदने के लिए या बेचने के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास 2, तो 2 पीस पे 5 बंदे, ऑब्वियसली बात है हम कंपटीशन आपस में हमारा ऐसा बढ़ जाएगा कि हम उसके 10 के 20 देने को तैयार हो जाएंगे। जिसको नीड होगी वो पैसा ज़्यादा देगा। तो इन्फ्लेशन अक्सर तभी क्रिएट होता है जब मार्केट में आपका एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है। पर वो सिलेबस का पार्ट अगले चैप्टर में रहेगा जिसमें तुम्हें इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ने को मिलेगा। तो वो बस अब ये कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम लेवल चेक करना मार्केट का तो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई इज द सम ऑफ सी प्लस एस। सी से सी को काट दोगे तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यानी कि इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग के इक्वल है तो भी मार्केट को इक्विलिब्रियम मिल जाता है। तो इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके, दोनों अप्रोचों का इस्तेमाल करके तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाने चलोगे, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन का या सेविंग फंक्शन का, तो इनका इस्तेमाल वहाँ पे अक्सर कर दिया जाता है। तो ये समझ में आता है ना कि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई क्यों लिख दिया, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है इसलिए, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो कहता है कि सिर्फ अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल रीच करना है तो 2 सेक्टर मॉडल के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स को यहाँ पे लिया गया है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, इसका मतलब ये है कि इनकम का कोई भी लेवल हो इन्वेस्टमेंट सेम रहने वाली है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज जिस प्राइस में खरीदी या बेची जा रही है वो हमेशा सेम रहने वाला है, वो अलग नहीं रहेगा। और ये जो कॉन्टेक्स्ट तुम पढ़ रहे हो शॉर्ट रन के अंदर पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर जो वेरिएबल्स थे वो फिक्स भी थे और वेरी भी करते थे, लेकिन लॉन्ग रन में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, सब कुछ वेरिएबल होता है, सही है। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो शॉर्ट रन को ध्यान में रखते हुए हम लोग मतलब इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। अब पहले वाले का ना डायग्राम पे बात करते हैं इसका, जो हमारा ये जो तुम्हें डाटा दे रखा है ये वाला, देखो उसमें ये डायग्राम ना पिछले चैप्टर वाला है, ये कोई नई डायग्राम कर रहे हैं, जो शेड्यूल है पिछले चैप्टर वाला है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, इनकम क्या क्या ले रखे थे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, इस एग्जाम्पल में 600 तक ले रखे हैं, ठीक है। कंजम्पशन वही ले रखे थे 40, अभी 40 क्या है, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, मैन इनकम इज 0, 0 इनकम पे जो कंजम्पशन होती है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और फिर कंजम्पशन में 80-80 का गैप है प्रॉपर, सही है। सेविंग का नेगेटिव फेस, इसको माइनस सी बार कह सकते हो आराम से। तो जो माइनस का 40 है यही माइनस का सी बार होता है, क्योंकि जब कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन पढ़ाया जाता है तो इस सी बार या माइनस सी बार की अच्छी खासी इज्जत है फॉर्मूलों में, ठीक है। और फिर सेविंग के अंदर ना 20 का गैप होते होते सेविंग जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट मैंने एग्जांपल के तौर पे ना 40 ले लिया, पिछले वाले में 20 ले रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 20 भी ले लोगे तो भी आंसर में बदलाव नहीं आएगा, बट स्टिल 40 ले रखा है तो ये हमारी ऑटोनोमस है, इसी को कह रहे हैं ऑटोनोमस। देखो इनकम के किसी भी लेवल पे, चाहे 0 हो चाहे 600 हो, इन्वेस्टमेंट तो 40 ही है ना प्रॉपर। अब एग्रीगेट डिमांड इन्होंने कैसे निकाल दिया, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया। तो ये जितना भी एग्रीगेट डिमांड है ना 80, 160, 240, 320, ये जस्ट बिकॉज कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस आई
और एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस एस, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। स्टार्टिंग वाले फेज में देखोगे तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई ही हमारी नेशनल कम होती है, ये वाली बात भी हमें पता है, यानी कि हमारी जो ओवरऑल डिमांड है इकोनॉमी की वो हमारी ओवरऑल इनकम से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में अगले चैप्टर में पढ़ोगे इन्फ्लेशन हो जाता है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये इन्फ्लेशन को दावत देता है, और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है ये डिफ्लेशन को दावत देता है। और अगर दोनों सिचुएशन आपस में इक्वल है तो यही हमारी इकोनॉमी का क्या होता है, इक्विलिब्रियम फेज। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर सेविंग किसके इक्वल होती है हमारी, इन्वेस्टमेंट के, तब हमारी इकोनॉमी को क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल है ये बिल्कुल पुराने चैप्टर पे बेस्ड है, तो इसमें कुछ ऐसी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी जो तुम्हें रटनी पड़े। अब इसको एज अ डायग्राम दिखा रखा है, देखो अगले वाले पन्ने पे हो, ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ, ठीक है। तो इसमें अगर तुम इसका डायग्राम देखते हो तो एग्रीगेट सप्लाई, या फिर इसको मैं कैपिटल वाई कह दे रहा हूँ, इसका डायग्राम इससे ओरिजिन से पास होता हुआ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है, प्रॉपर सीधी लाइन है। और एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो शुरुआत का फेस है, ये वाला जो शुरुआत का फेस है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड का कर्व एग्रीगेट सप्लाई के कर्व से ज़्यादा है। इसका ये रिप्रेजेंटेशन है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो यहाँ फ्यूचर में क्या आ जाएगा, इसी को हम लिख देंगे इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। और जैसे ही आपका एक दूसरे के इक्वल हुए, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम मिल गया, और जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हुई तो मार्केट के अंदर इसी को बोल देंगे फ्यूचर में डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। बट ये अगले चैप्टर को कनेक्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर देखो कि डिमांड का क्या फ़र्क पड़ता है, तो एक बात और ध्यान रखना कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है तो उस डिमांड को ना इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो एक नंबर के प्रॉस्पेक्टस से मुझे नहीं लगता है कि चीज़ कोई बुरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हमारे अच्छे खासे वेटेज वाले हैं। रेफर्स टू दैट डिमांड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज टू एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या इफेक्टिव डिमांड, रेफर्स टू दैट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। तो जब इक्विलिब्रियम मिलता है ना इकोनॉमी को, तो उसी डिमांड को ना आप क्या कहते हो, इफेक्टिव डिमांड कहते हो, कि डिमांड सबसे इफेक्टिव है। ये ऐसी डिमांड है जिसको आराम से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द होता है प्लान्ड इन्वेंट्री। अब प्लान्ड का मतलब क्या होता है, क्या आपने बस अनुमान लगा रखा है कि इतना प्लान होने वाला है, यानी कि इस साल में इतना लोग डिमांड करने वाले हैं, इट्स प्लान्ड। तो इज़ द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, देखो नाम में भी कन्फ्यूज़न है वैसे, तो ये ध्यान रखना कि इज़ द अनसोल्ड स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बात अगर बोली ये कॉमन शब्द था कि हम प्लान्ड इन्वेंट्री का ये मतलब समझ लेते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हमें सिखाती है। और एक नंबर के क्वेश्चन को अगर ये लोग सीधा देते हैं ना व्हाट इज प्लान्ड डिमांड, तो गलती होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब समझना, इज़ द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी कि उसे ना साल के एंड में कोई स्टॉक बिना बिके रह जाता है। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विच हैज़ बीन एंटिसिपेटेड, यानी कि प्लान्ड ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल करा सकते हो, पूर्व अनुमान, इन केस ऑफ अन एक्सपेक्टेड फॉल इन द सेल्स। अब सपोज करो कि आई एम द प्रोड्यूसर, मैं एक ऐसा बंदा जो मार्केट में चीज़ें प्रोड्यूस करके बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने पहले ही पूर्व अनुमान लगा लिया कि हो सकता है इस साल इतना सामान ना बिके, इतना सामान अनसोल्ड रह जाए, तो उसको अगले साल कैसे निकालना है, फिर लोग उस पर काम करते हैं, ठीक है। एक होता अनप्लान्ड इन्वेंट्री, रेफर्स टू द अनएंटिसिपेटेड चेंज इन द स्टॉक ड्यू टू द एक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स। यहाँ पे क्या है, आपको कोई अनुमान नहीं है पहले से, यहाँ पे अनुमान था आपको, तो वो प्लान्ड इन्वेंट्री का हिस्सा हो गया। अनप्लान्ड इन्वेंट्री का क्या हिस्सा है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि सेल्स आपकी क्यों गिर रही, आपको पता ही नहीं चल रहा, बेसिकली आपको अनुमान है ही नहीं, बाद में सोच रहे हो कि अरे यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। ये वाली बात है यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम लेवल का ये कहना है कि मे और मे नॉट बी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत प्यारी बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम है तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं भी हो सकता। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इवन दैट, ठीक है, even at a lower than the full employment level, says employment increase even after the equilibrium level। ये कहना चाहता हूँ, ये चीज़ है ना, तुमसे वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, बट स्टिल ये नॉलेजेबल चीज़ होती है कि हमें लगता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, और वहाँ पर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अटेंड हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले मिल गए, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिलने के बाद हम और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं,
बल्कि अभी तुम आगे इसमें ये पढ़ोगे, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले इसमें जो हमारे ग्राफ वगैरह आएंगे, जब फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है ना, फिर ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते, ना प्रोडक्शन बढ़ा सकते, ठीक है, ना इनकम बढ़ा सकते, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर डिमांड उससे ऊपर जाएगी तो प्राइस बढ़ते हैं, वो बात करेंगे भी क्या है ये। बाकी चेंज इन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट प्राइस इन केस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट डिमांड जब सब कम होते हैं तो अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। मतलब जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम लेवल मिलता है, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है जनरली, बट ऐसा हर केस में नहीं होता, कभी कभी पहले भी मिल जाता है, ठीक है। ये वाली बात बस ध्यान रखने वाली बात है, और कुछ नहीं। इन्होंने सेकेंड अप्रोच यहाँ पे दिखा रखी है। सेकेंड अप्रोच में क्या था कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी किसकी, सेविंग के इक्वल होगा, वही डायग्राम चिपका रखा और करेगा रखा लोगों ने, सेम सिचुएशन है, कोई बदलाव नहीं है। इनकम और कंजम्पशन ले लिया है ना, सेविंग निकालने तो क्या करोगे, इनकम में से यानी कि वाई में से माइनस कर दोगे कंजम्पशन, तो क्या मिल जाएगा सेविंग, और इन्वेस्टमेंट क्या है, वो तो ऑटोनोमस है, बस ध्यान रखनी है। तो स्टार्टिंग के 4 फेजेस में देखो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, ठीक है ना। और क्या था फिर उसके बाद फिर वो इक्विलिब्रियम वाला फेस आया, और उसके बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये वाली बातचीत है। अब उसी को उन्होंने नीचे डायग्राम पे चिपका रखा है, अगर उसको लिटरली देख रहे हो तो डायग्राम इनका एक साथ बना रखा है, पर ध्यान रखना कि वो उसका डायग्राम ऐसा देता नहीं है कभी, ठीक है। ये डायग्राम एक साथ चिपका रखा है। तो पहले वाला डायग्राम तो वही है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है और एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक। तो पहले वाला फेस कौन सा, ये वाला जो ई पॉइंट से नीचे वाला है, इस पर पेंसिल चलाई है मैंने, ये वो वाला है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और जो दूसरा वाला है व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। रहा सेविंग फंक्शन का, तो सेविंग फंक्शन का देखो, इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, क्योंकि इनकम 0 हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600 कुछ भी हो, सभी पे क्या है, बिल्कुल कॉमन है। इस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। इट इम्प्लाइज व्हेन इनकम लेवल इज एनीथिंग, इज 0 और 100 और 200 और 300, बट इन्वेस्टमेंट ऐसे केस में क्या रहती है हमारी, बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, हमारे इन्वेस्टमेंट का है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर सेविंग की बात करो तो सेविंग का जो ग्राफ शुरू होता है वो ना ओ से नीचे, ये जो हमारा ओ ना ओरिजिन होता है बेसिकली, ओरिजिन से ना नीचे से शुरू होता है, पता है क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव है। तो ये जो यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये वाला जो चेहरा है इसका, ये वाला, ये नेगेटिव है, ये -40 और -20, फिर ये 0 हो गया, और फिर हमारी सेविंग शुरू होती चली गई, ऐसे हमारी सेविंग शुरू होती चली गई। और जहाँ पे सेविंग कर्व ने इन्वेस्टमेंट कर्व को कट किया, ठीक है, और जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ने एक दूसरे को कट करा, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक ही लाइन में आने चाहिए। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, तो अपने फ़ोन में देख लो ऊपर नीचे करके, या अपने नोट्स में देख लो, दिख रहा है, क्योंकि वो ना ये बता रहा है कि भाई जब तुम 400 रुपये कमाओगे ना, ये रहा ना यहाँ पे, वो ये दिखाना चाह रहा है कि जब आप 400 रुपये कमाओगे तो उसमें 360 खर्च करोगे, 40 रुपये सेव करोगे, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी 40 है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जनरली बिल्कुल इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और बस इस चैप्टर में अभी थोड़ा सा और हिस्सा रह जाता, बाकी तो फिर डन है। इक्विलिब्रियम लेवल की बात करोगे तो देखना इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें डाल रखी हैं। एक तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से डाल रखा है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में जो अब ना हम कीन्स की थ्योरी पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है, कीन्स की थ्योरी, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जनरली क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, क्योंकि 1930 के बाद से मैक्रो अस्तित्व में आई थी। तो इक्विलिब्रियम लेवल देखो, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना थोड़ा सा अलग था, लेकिन जो कीन्स थ्योरी है जो आज के दिन हम पढ़ रहे हैं उनका कहना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सोचो 1930 तकरीबन, अब 23 तो चल रहा है, 7 साल बाद 100 साल हो जाएंगे। अब 100 साल पहले इकोनॉमी कैसी थी, 100 साल बाद इकोनॉमी कैसी है, फ़र्क है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते थे, जस्ट ये सिर्फ एक नॉलेजेबल फेस के लिए है, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देयर इज एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसका ये मतलब है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई जब आपको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम मिल जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। लेकिन कीन्स ऐसा नहीं कहते। कीन्स क्या कहते हैं कि कभी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे भी हमें इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाता है, और इक्विलिब्रियम लेवल मिलने के बाद भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हो।
तो वहाँ था ना मे और मे नॉट भी, तो वो डिफरेंस इस बात का दर्शाता है। इनका कहना था कि भाई यहाँ इनवॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं सब कुछ सही है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं होता था, लेकिन कीन्स की थ्योरी के हिसाब से ऐसा पॉसिबल था। तो जो मैंने पीछे बताया था और ये बताया था, ये आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। क्लासिकल कहते हैं कि भाई इनवॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट है जब इक्विलिब्रियम मिलेगा। वो मना करते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी, इज द बेसिक डिफरेंस। उसके बाद इन्होंने इसके डायग्राम दे रखे हैं, देखो इनको सिर्फ एक बार रीड कर लो खाली, क्योंकि रीड के साथ ही है, ठीक है। तो तुमसे ये नहीं कहने का कि इसके डायग्राम बना, क्योंकि मैक्रो में वो डायग्राम बनाने के लिए 7 तो क्वेश्चन देगा, सही है। उसमें एक तुम्हारा लास्ट वाला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन जो है इसका मैक्रो का, वो केस स्टडी बेस्ड हो जाएगा, जिसमें तुम्हें पढ़ के सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। एक आधी वो भी आ जाएगा तुम्हारा जिसमें वो चार्ट वगैरह बना के दे देते हैं, तो क्वेश्चन तो कहीं है। हाँ तो ठीक है, वो डायग्राम वो तुमसे नहीं बनवा रहा कि भाई हमें ये बना के दो, कि हमें तो डायग्राम चाहिए। बट इतना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात अगर करते हैं, वन एग्रीगेट डिमांड टू एग्रीगेट सप्लाई, तो जनरली तब वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिल जाता है, ठीक है। फिर दूसरा सीन क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो आप चाहते थे कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इतनी हो, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, तब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और ये डिफ्लेशन पैदा करता है। देखो, जब आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम है आपकी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से, मतलब क्या इस बात का, तुम लोग चाहते थे कि यार 1000 पीस बिक जाएं आज, ये तुम चाहते थे, तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बिके सिर्फ 800। तो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड का मतलब था प्लान्ड, तुम्हें लगा कि इस बार 1000 पीस हमारे आज के दिन बिक जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने बिके, मात्र 800। तो नेक्स्ट टाइम आप पता क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप प्रोडक्शन भी कम करोगे, चीज़ों के दाम भी थोड़े कम करोगे, क्योंकि जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट के दाम नहीं, मतलब डिमांड ही नहीं होती ना, तो इंसान अपनी कीमत गिरा देता है और इसी वजह से डिफ्लेशन पैदा होता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की वजह से डिफ्लेशन पैदा हो सकता है, इस बात को 1 नंबर में पढ़ सकते हो। डिफ्लेशन की वजह से एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से कम होती है, इसको 1 नंबर के लिए पढ़ सकते हो। डायग्राम वो वापस से नहीं पूछेगा, बता रहा हूँ। ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वैसे ओवर एम्प्लॉयमेंट इतना एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इतना, ठीक है, बट स्टिल बीइंग अ पार्ट कि ऐसा हो सकता है। तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड। इसका ये मतलब है कि तुम्हें लगा 1000 पीसों की डिमांड होगी, लेकिन होगी गलती से 1200 की, तो नेक्स्ट टाइम तुम 100% चीज़ों के दाम बढ़ा दोगे। तुम्हें पता है कि 1000 से ऊपर हम बना नहीं सकते, और खरीदने वाले कितने लोग हैं, 1200, तो तुम 5 वाली चीज़ 6 में बेचोगे, उसका फ़ायदा तुम लोगों को मिलेगा, और यही इन्फ्लेशन को भी दर्शाता है, ठीक है। When actual aggregate demand is more than required aggregate demand, it creates inflationary pressure on the economy। और ऐसे केसेस में भैया आप आउटपुट बढ़ा नहीं सकते, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, प्राइस बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर उस टाइम में प्राइस नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर आप अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं हो। मैं तुम्हें डिमांड का मतलब बता दूँ, अभी होली पर कंडे नहीं बिके थे घर के, तो हमने तो 10 के 10 दिए भाई, 25 फुटे पे ना 10 का 1 दे रहे थे वो लोग पूजा करने वालों को, और लोग खरीद रहे थे। ऑनलाइन चले जाओ, पन्नी में तन्नक सा पैक करो भाई, रैपिंग वाली बात है, बस वो वाइट सी पन्नी आती है ना, पतली सी, उसमें रैप करके एक कंडा 35 रुपये का, और दुनिया पागल है, खरीद रही है। मैं कह रहा अगर किसी को एक ही कंडा चाहिए और उसका आसपास में नहीं, तो क्या करेगा, एक 35 रुपये का कंडा ऑफर करेगा, मंगवाएगा, 40 रुपये उसके दे देगा, किसके, डिलीवरी चार्ज के, एक कंडा 75 रुपये का। तो मैं तो हिसाब लगा रहा हूँ कि अगर 75 रुपये का एक कंडा से बिक जा गलती से, और पढ़ाना वढ़ाना बंद भाई, भैंस ही पालेंगे क्यों। अब कंडे कंडे जितनों का भी ये, जितने भी है ना यहाँ पे, जितने हमारे गोबर वोबर बहाते हैं, कि हमें दे दो, और बात, अरे पागल 75, अब तो सोचियो कि अगर 1000 कंडे भी तूने बेच दिए इंटू 75 रुपये हो गए, होली ना मनाएंगे, मोहल्ले को पीटेंगे। और प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ ये इस चीज़ में तो कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं दूध बिकेगा अलग चीज़ है, लेकिन कंडे की अपनी अलग मेहनत है, ठीक है। मम्मियों की मेहनत नहीं देख रहा जो गोबर पाती है। 75,000 रुपये अगर ऐसे एक दिन में आग लगे तो ऋतिक मैं कंडे पातने सीख जाऊँगा। सारे में कि छोड़ो भाई, आओ। हाँ बोला ये हमारा पहुँचाने के लिए। वैसे आजकल एक पिक्चर भी आने वाली है, बोला देखेंगे उसे, बैलगाड़ी चला लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें छोटी सी और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो तुम अक्सर गलतियाँ कर जाते हो, इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। गौरव, कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या थी, जिसमें हम कैपिटल सी कैलकुलेट करते थे, बताइए थोड़ा सा। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या थी, तुम लोग करते रहते प्रैक्टिकल से, इसकी क्या थी,
सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू में वाई। एमपीसी को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना कमा एडिशनल कमा रहे हो उस एडिशनल कमाई का कितना हिस्सा आप खर्च करोगे, इस रेशियो को क्या बोल देते हैं हम लोग जनरली, एमपीसी बोल देते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला पता है क्या है, सी बार नहीं है, कैपिटल का ए बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ये गलती कराने के लिए ना बहुत प्यारी चीज़ है, क्यों, हमें ना वही चीज़ दिमाग में घूमेगी कि सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के अंदर सी बार की जगह कैपिटल का ए बार, और कैपिटल ए बार ना दो चीज़ों का सम है, एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, ये दो चीज़ों का सम है बेसिकली सी बार। तो सी बार प्लस आई यानी कि जब ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ोगे जीरो इनकम पे, ठीक है, वो जो जोड़ के बनेगा वो कहलाएगा कैपिटल ए बार, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड किसका क्या फॉर्मूला है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है कैपिटल ए बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है, बस इसमें क्या कह दिया उन्होंने, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस का आई, या फिर मैं सिंपल ये कह दूं सी प्लस आई, बात तो वही है, चेक करो ना भाई। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस आई, और सी क्या हमारा सी बार प्लस एमपीसी इंटू आई। बस एक अलग बात है कि उन दोनों ने इस स्मॉल सी बार को और इस आई को क्या बोल दिया, कैपिटल का ए बार। तो यहाँ गलती कराने के बहुत प्यारे चांसेस होते हैं। अगर वो तुमसे पूछ ले कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगी इस इनकम लेवल पे, तो फिर हमें उसमें एक्स्ट्रा आई को भी जोड़ना पड़ेगा और हो सकता है वो आई को इक्विलिब्रियम लेवल वाले फेज में सेविंग से कैलकुलेट करवा दे। तो चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगी। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में गलती कराने के लिए बड़ा बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखना, जब मैं प्रैक्टिकल से इसके कराऊंगा तो उसमें देख लेना, इसमें कराऊंगा मैं, ठीक है। उसका लास्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सिर्फ 1 नंबर के अगर पॉइंट के लिए पढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 नंबर के लिए सीधा सीधा पढ़ सकते हो, नहीं तो कभी कभी ये इस पर 3-3 नंबर का क्वेश्चन भी जनरली दे देता है। मल्टीप्लायर को तो के से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन, जब इनको बनाना होता है तो ऐसे ही बना देते हैं। और ये है क्या, ये कहता है कि भैया अच्छा एक चीज़ होती है, आप एक्स्ट्रा कब कमा सकते हो, वह कमाने वाली बात है, कुछ किडनी थोड़ी मांग ली सुनना पड़ गया तेरे नाम की पिक्चर आ रही है भोला, अजय देवगन की, लगाएगा नहीं मैं बताता हूँ क्या। अब मान के चलो हम अपना कोचिंग को बड़ा कर रहे हैं, अभी तो हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं डिजिटल बोर्ड पे कब पहुँचेंगे वो तो अलग चीज़ है, पर जस्ट थिंक कि अगर हमें अपना कोचिंग ऑफलाइन यहाँ से बड़ा करना है तो यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। हमारी इन्वेस्टमेंट भी बताती है कि हम कितना कमा सकते हैं। हम अगर अपनी कॉलोनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट कमाई बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक बढ़ेगी। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसी मार्केट में जाते हो जहाँ पे किसी भी चीज़ का हब हो सकता है ठीक है, तो आप शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाओ। तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है आपकी एक्स्ट्रा कमाई। अभी हमें अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं इस कमरे में, सही है, तो यहाँ पे हमारी एक लिमिट है जो भी है। अब यहाँ से हम निकल के मार्केट में थोड़ा जा रहे हैं, वहाँ पे हमने 10-15 हज़ार रुपये महीने का एक्स्ट्रा खर्च करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है हमारी उससे कमाई 20-25-30 हज़ार रुपये और बढ़ जाए, हम अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा और बड़ा कर लें, ठीक है। ऑनलाइन में भी तो शायद यही है, अभी तो हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं, फिर ऐसा भी होता है कि भाई टैब से शूट कर लो, आईपैड से शूट कर लो, ठीक है, ऐसे भी डिजिटल बोर्ड से शूट कर लो, तो खर्चे तो कितने ही कर लो, खर्चे कभी नहीं बढ़ते। तो एक्स्ट्रा कमाई आपकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, और उसी रेशियो को आप मल्टीप्लायर कहते हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम चलने वाली बात है भाई। अगर आपका काम चल जाए तो मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ कि हम अपने फ़ोन के दम पे ही कितने बंदे हैं, मैं तो उसका देख रहा था टेक बर्नर वाले का आज, कि सर आप कितना कमा लेते हो, कह रहा कमाई नहीं बताऊँगा, लेकिन वो करोड़ों रुपए महीने में कमा लेता बंदा। तो खुद एग्री कर रहे हैं, सोचो करोड़ों रुपए महीने में, तो कितना तगड़ा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने सपोज़ करो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करें, सही है, और आप उससे कितना कमा गए क्योंकि आपका काम चल गया, आपको नो आइडिया। तो वही चीज़ वो यहाँ सिखाना चाहता है कि इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1/1 माइनस MPC या फिर 1/MPS। अब MPC और MPS पिछले चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, तो हो सकता है कि वो तुम्हें कभी ऐसा हो कि वो क्वेश्चंस को जब आपस में मर्ज कर दे, 7-8 और को मर्ज कर दे, तो वो तुम्हें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू दे देगा, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू के दम पे हम MPC या MPS की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। तुम लोग पूछ भी रहे थे मुझसे उस दिन, पूछ रहे थे ना, ये वही चीज़ बन जाएगी फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे अपने 3 फॉर्मूले बन जाएंगे।
अब ध्यान रखना इसमें एक क्वेश्चन ये बहुत आराम से बना है कि हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। वो कहता है कि भैया लोग एडिशनल इनकम का जितना ज़्यादा खर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। लोग अपनी एडिशनल इनकम को जितना ज़्यादा खर्चेंगे आप उतना ज़्यादा मार्केट से कमाओगे, जितना कम खर्चेंगे उतना कम कमाओगे। इसीलिए उसने कहा है, ये एक एक नंबर में पहले डिस्कस हो चुके हैं, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू पता क्या हो सकती है? नॉट डिफाइन। आपको पता ही नहीं है आपने 1 लाख रुपए लगा के कितने कमा लिए। ठीक है। अब फिजिक्स वाला को देख लो, अलग पांडे बंदे को, अपने फ़ोन से शूट करा था। अब वो एक अलग बात है कि बोर्ड गिर गया, अब वो चाहे स्क्रिप्टेड फेस में रहा हो, क्योंकि बोर्ड गिर गया उतना एक सिंपैथी फेस होता है। ठीक है भाई मैं नहीं कह रहा भाई 10,000 करोड़ की कंपनी है, हम तो शायद ये कि अगर 1 करोड़ भी साल का कमाए तो शायद हमें लगेगा कि हाँ भाई, पर फिर दिमाग वैसे ही काम करता है। तो बंदे का स्ट्रगलिंग फेस बहुत तगड़ा रहा है। ठीक है। और जैसे हमें नहीं पता कि कंटेंट कॉपी क्या होते हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो वो देखा ना उसको सीरीज़ में दिखा रखा, तुम लोगों ने देखी नहीं, उसके बन गए ना उस पर। हाँ फिजिक्स वाला के नाम पे PW, हाँ अमेजोन प्राइम पे पड़ी है फ्री में। तो वो बंदे ने अपने स्ट्रगलिंग दिनों में अपने फ़ोन से शुरू करा, और आज के तो बंदे के फेस की ब्रांड वैल्यू है। अभी शादी में दुनिया भर के लोग हैं बंदे के, दुनिया भर के। ठीक है। जो अपने आप में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन वाला फेस हो सकता है ना। तो अब किसको पता था कि भाई 2016-17 में, 15-16 में जाके बंदे ने शुरू किया था पढ़ाना, और फिर धीरे धीरे 8-10 हज़ार करोड़ की, 8-10 हज़ार करोड़ यानी कि एक क्या बिलियन में कंपनी आ गई। ठीक है। और 100-101 की कंपनी है जो अभी तक इसमें ऐसे काउंट लिस्ट में काउंट हुई हैं, यूनिकॉर्न जिनको बोल देते हैं। ठीक है। बढ़िया बात है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, एक बात खुद सोचो, अगर मैं एमपीसी की वैल्यू 1 है, यानी कि आपने एडिशनल इनकम सारी की सारी खर्च कर दी, अपनी पूरी की पूरी एडिशनल इनकम खर्च कर दी, तो 1 में से 1 गया 0, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। अगर मैं अपनी एडिशनल इनकम का, हमारी पूरी इकोनॉमी हमारी एडिशनल इनकम का पूरा खर्च करती है ना, तो आपको कुछ आइडिया नहीं कि आप 1 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ कमा लो, 1000 करोड़ कमा लो, या 10,000 करोड़ कमा लो। ठीक है। तो तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे नहीं होता कि 30,000 से अपना व्यवसाय शुरू करें और लाख रुपए महीना। ठीक है। वो क्या होता है कि आपको एक फ़ोन खरीदना पड़ेगा, एक स्टैंड खरीदना पड़ेगा, 2 लाइट के स्टैंड खरीदने पड़ेंगे, और बाकी आपकी मेहनत है। सही। तो वो जो मेहनत है ना, वो जो मन को बना के रखना होता है, वो बड़ा भारी है, तो उसको ख़त्म करो। तो ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इसका ये मतलब है कि अगर आप इकोनॉमी में 10 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको 10 रुपये तो कमा के दे ही देगा। ठीक है। अगर लोग अपनी एडिशनल इनकम को बिल्कुल भी खर्च ना करें तब भी, तो बीइंग अ इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी है, नौकरी करने से तो शायद बेहतर वही रहेगा। ठीक है। पर चलो अगर नौकरी तगड़ी मिल रही हो, मैं बोला 5 लाख रुपये महीने की, तो कोई बुराई नहीं है। सही है। 5-6 लाख की छोड़, अब तुझे तो 2-4 करोड़ की चाहिए। मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है ध्यान रखना। बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो कि आपने मार्केट में 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करे। अब किसी एक व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट, एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम होता है। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो उसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में पैसा खर्च करो। आपने 100 करोड़ रुपये मार्केट में खर्चे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने मार्केट में करी, अब वही 100 करोड़ रुपये लोगों की इनकम बनी। ठीक है। और इतने कम ये मान के चल रहे हैं कि हम 90% पैसा अपना एडिशनल इनकम का खर्च कर देते हैं और 10% पैसा एडिशनल इनकम का क्या कर लेते हैं, सेव। इसका मतलब ये है कि जब 100 करोड़ रुपए मार्केट में खर्च हुए, वो लोगों की इनकम बना, उस इनकम का 90% यानी कि 90 करोड़ रुपए वो मार्केट में खर्च कर देंगे। ये खर्च करेंगे, वो फिर किसी और की इनकम बनेगा, वो 90 करोड़ का फिर वापस से 90% यानी कि 81 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। और ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक वो 100 करोड़ किस में ना बदल जाए, 1000 करोड़ में ना बदल जाए। वो आया कैसे 1000 करोड़ का, मुझे कैसे पता चला कि 10 गुना वर्क करेगा? तो भाई 1 को डिवाइड कर दो, पता है किससे, 1 में से माइनस कर दो 0.9 और 1 ये आ गया 0.1, तो उसको जब इससे काटोगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे तो 10 टाइम्स। ठीक है। मनी क्रिएशन वाली तरीके से है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का थोड़ा सा अपने आप में अलग हो जाता है ना। तो ये लोग रिजर्व तो बचाए, वो सेव कर रहे हैं बस ये। ठीक है। अब मान के चलो, अभी इसने कहा था कि जब एमपीसी, सपोज करो एमपीसी की वैल्यू ना 50% है, 50% एमपीसी की वैल्यू, इसका मतलब है 0.5। अब मैंने यहाँ क्या करा, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ाओगे 2 गुना। तो अगर लोग अपनी एडिशनल इनकम का सिर्फ 50% खर्च करते हैं तो आप 100 करोड़ से 200 करोड़ कमा लोगे। सही है।
और अगर वो लोग अपनी इनकम का 100% खर्च कर रहे हैं एडिशनल इनकम का, तो नहीं पता फिर आप 100 करोड़ से कितने कमा जाओगे। हो सकता है 10, 20, 50,000 करोड़ भी कमा जाओ, क्योंकि एक बार जब काम चल जाता है ना तो फिर वो चीज़ें बंदा आगे मैनिपुलेट, मतलब उसको मैनिपुलेट कर, उसको आगे ना मल्टीप्लाई करता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इसी बात को दर्शाता है। बाकी हाँ, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन वाला, जो कि हमारे किसके कॉमर्शियल बैंक के अंदर था, वो 3-4 नंबर में बहुत बार पूछा गया, बट स्टिल ये भी पार्ट ऑफ सिलेबस है तो ये भी पूछा जाएगा। तो ये है इस चैप्टर में। इसके बाद अगला वाला कर लो, 9th वाला, डन। बाकी इसमें छोटी सी बात और दे रखी, इन्होंने इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रखी है, छोटी सी बात। सबसे लास्ट में जाके देखो, सबसे लास्ट में मिल जाएगी। इन्होंने पहले एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम बना रखा है, पास फ्रॉम द ओरिजिन 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई हमारी नेशनल इनकम होती है, ये अपने शेड्यूल से सीख सकते हो। एग्रीगेट डिमांड जो कि रिक्वायर्ड है वो तुम्हारी रेड लाइन से खींची हुई है, और एग्रीगेट डिमांड जो कि एक्चुअल है वो डॉटेड लाइन है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड होता तो C+I है, लेकिन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस पैदा हुआ है ये इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन है ये। और वो इन्फ्लेशन कई बार इसलिए होता है कि अब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जब मार्केट में होती है ना, जैसे ही चेंज इन इन्वेस्टमेंट आया मार्केट में, आपने और पैसा खर्च करा तो लोगों के हाथ में और पैसा गया, और पैसा जाएगा तो और डिमांड करेंगे, डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जब सप्लाई लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड, इसी के चलते बस चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसीलिए अब मेरा भी पर्सनली ये है कि भाई अनवांटेड डिमांड तो करो ही मत, को फ़ायदा ही नहीं उस बात का। पर वो पैसों के चौंस लेना, जब जेब में पैसा आ जाता है ना तो हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं, यूज़ करते हैं 2-4 दिन, हटा उससे, फिर वहीं गौरव जैसे लपक लेते हैं कि भाई हमें दे दो। देखो प्रोटीन में कर दिया, ऐसा करे तो मज़ा आ जाए। बाकी चलो ये डन है, ठीक है। तो लोग अपनी बॉडी बनाओ दिमाग की, तो ठीक है। तो इससे जो है वो बता दिया, चैप्टर 9 से क्वेश्चन बन जाता है, आ जाते हैं इससे, एक नंबर के खूब बनते, क्यों नहीं बनते। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की अच्छी खासी इज्जत है, सही है। और इसका इस्तेमाल चैप्टर को तुम 7 में करोगे आराम से, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, जो तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड, वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करवा ली, ये वाली बात ध्यान रखने वाली है। तो ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, ठीक है।